नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड के करेंट अफेयर्स के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैसे टॉपिक्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला टॉपिक्स है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक के नाम से भी जाना जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है। इसमें इसके अंतर्गत एक कमीशन है, एक आयोग है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। अभी समझिए कि जब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की जा रही है तो इसमें लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के हेतु कार्य किया जाएगा इस संगठन के द्वारा। तो अब यहाँ पर भारत जो है चाइना को हरा करके इसका सदस्य बन गया। यह 54 मेंबर्स जो है, इसमें 54 मेंबर्स हैं और उसमें एशिया से 2 सीट है। उस 2 सीट में चाइना को हरा करके भारत ने स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा जो एशिया से स्थान प्राप्त करने वाला देश है वह अफगानिस्तान है। तो इस स्थिति में एशिया से 2 भागीदार हुए इस इकोसॉक में। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे मजे की बात है कि भारत ने चाइना को हरा दिया। चाइना चूंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है, इसके बावजूद भी भारत ने हरा दिया। और भारत को जहां 38 वोट मिले वहीं चाइना को मात्र 29 वोट मिले, यानी ह्यूज मार्जिन से डिफीट थी चाइना की। इसे डिप्लोमेटिक प्रभाव भी कहा जाता है, मोदी गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक प्रभाव भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और मसले और संस्थानों में चाइना की हार भारत के द्वारा हुई है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें, यह यूएस मालदीव रक्षा सहयोग समझौता। अब रक्षा समझौता हो रहा है। मालदीव क्या है? एक हिंद महासागर का एक द्वीप है जो कि अफ्रीकन नेशंस में गिना जाता है। अमेरिका और उसके बीच अगर समझौते हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चाइना के जो बढ़ते हुए हस्तक्षेप है उससे सुरक्षा और शांति के जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, जो अस्थायित्व के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं हिंद महासागर में, उससे निपटने के लिए मालदीव ने ऐसी पहल की है। और यह समझौता जो है कहाँ हुआ? अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया। इस फिलाडेल्फिया में समझौता हुआ। तो सुरक्षा और अस्थायित्व के मद्देनजर किया गया। अब मालदीव से संबंधित एक और खबर है। मालदीव अभी कोविड-19 के दौर में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मालदीव एक आइलैंड है, द्वीप है, और वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म बेस्ड है। और वैसी स्थिति में जब कोविड-19 का दौर पूरे दुनिया में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ टूरिस्ट की संख्या घटकर लगभग 0 हो गई है। इस कारण से वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है। और चाइना और जो मालदीव का संबंध है वह खराब हो गया है। यह भारत के डिप्लोमेटिक जीत का हिस्सा है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिह के बीच अच्छे संबंध है। चाइना ने जो ऋण दिया था मालदीव को, उसे लौटाने के लिए दबाव बनाया है, नोटिस इशू किया। वैसी स्थिति में भारत ने मालदीव के अपील पे $25 करोड़ की सहायता मालदीव को उपलब्ध कराई है, जो कि 10 वर्षों के लिए है। 10 ईयर्स में उसे लौटाना है। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में भारत ने मालदीव को 580 टन खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल कराया था। इस तरह से भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं अब पहले से बेहतर हुए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मालदीव के राष्ट्रपति को भी याद रखना है। 580 टन खाद्यान्न किसके द्वारा दिया गया? मालदीव को भारत के द्वारा दिया गया। और भारत ने कितनी जो है सहायता दी है? मालदीव को $25 करोड़ की सहायता दी है। यह भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में एक खबर आ रही है कि वहां नए संविधान के निर्माण के लिए जो है पहल हुआ है, यानी एक विशेषज्ञ जो है टीम बनाई गई है। अब उसमें कारण क्या, उसके पीछे की वजहों पे जाने, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो श्रीलंका में हुआ क्या कि वहां संविधान में 19 संविधान संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया और संसद और प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी वृद्धि की गई। इसके बाद 19 पर जो है 20वां संविधान संशोधन वहां भारी पड़ा। उसमें संसद और प्रधानमंत्री की शक्तियों में कटौती की गई और राष्ट्रपति की शक्तियों में काफी वृद्धि की गई। तो वैसी स्थिति में वहां राजपक्षे ने जो है एक नए संविधान के निर्माण के लिए विशेषज्ञ
दल का गठन किया है, एक जो है स्पेशलिस्ट टीम का गठन किया है जो श्रीलंका में नए संविधान के निर्माण के लिए कार्य करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर नए संविधान के निर्माण के लिए एक टीम गठित हुई है, तो आपको श्रीलंका जवाब देना होगा। इसके अलावे हम आते हैं जापान की ओर। जापान में जो उसके सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे साहब, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। वह जापान के सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है किस कारण से, तो वहां कोई सरकार फेल्योर का मामला नहीं था, वहां कोई बहुमत का मामला नहीं था, बल्कि हेल्थ इशू के चलते शिंजो आबे ने जो है रिजाइन कर दिया। लेकिन जो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा, अब सुगा आप जान रहे हैं, नाम से ही समझ रहे हैं भारतीय सुगा। भारत में सुगा का क्या स्थिति है, या शिंजो आबे के सुगा है। शिंजो आबे के सुगे का मतलब है कि शिंजो आबे की जो आर्थिक नीतियां हैं वह उसको आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए कार्यकाल के लिए जापान के प्रधानमंत्री होंगे। वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एलडीपी वही सत्तारूढ़ है। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक खबर की ओर। वहां पर जो 75वां जनरल अधिवेशन हो रहा है, जनरल सेशन जो हो रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसका फर्स्ट टाइम, चूंकि कोविड-19 का दौर दुनिया में चल रहा है इसलिए फर्स्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है। और इस 75वें अधिवेशन के लिए जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट हैं वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावे अगर इस 75वें वार्षिक बैठक की जो अध्यक्षता की जा रही है वह बोल्कन बोजगीर जो तुर्की के राजनयिक हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इसे बताया था, वह कर रहे हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके नए चेयरपर्सन परेश रावल साहब को बनाया गया है। इसके अलावे जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष जो है अविक सरकार को बनाया गया है, जो आनंद बाजार पत्रिका के मालिक हैं और मानद संपादक भी हैं। अब आनंद बाजार पत्रिका के किसी जुड़ाव रखने वाले पत्रकार या उसके संस्थान के हेड को या मालिक को पीटीआई का अध्यक्ष बनाए जाने का एक मायने है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो आनंद बाजार पत्रिका ही वह पत्रिका थी जिसने जो रातों रात अपने आप को बंगला से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर ली थी। यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था स्थानीय भाषा वाली पत्रिकाओं पर जो प्रतिबंध लगाए गए, तो आनंद बाजार पत्रिका ने जो है खुद को रातों रात इंग्लिश एडिशन में कन्वर्ट करके उस पर प्रेस बैन था उससे अपने आप को बचा लिया। अब हम दो पुरस्कारों की बात, इसके पहले हम ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके चेयरपर्सन पीडी बाघेला को बनाया गया है। पीडी बाघेला साहब को बनाया गया है ट्राई के अध्यक्ष। यह पूछा जा सकता है। अब हम दो पुरस्कारों की चर्चा करते हैं, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, यानी बुकर इंटरनेशनल प्राइज एंड बुकर प्राइज। हम दोनों में सबसे पहले बेसिक अंतर बता देते हैं, इसके बाद इसके विजेताओं की हम बात करेंगे। अगर हम बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इसे 2005 में शुरू किया गया था, जबकि बुकर पुरस्कार जिसे मान बुकर पुरस्कार भी कहते हैं, अगर कहीं बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार मिल जाए तो दोनों सेम पुरस्कार है। आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, यह 1969 से शुरू किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, 2013 तक जो बुकर या मान बुकर पुरस्कार दोनों सेम नेम है। 2013 तक की स्थिति क्या थी, जो इंग्लिश लिटरेचर, केवल इंग्लिश लिटरेचर के जो साहित्य थे उनको दिया जाता था, उन्हीं साहित्यों को और उसके साहित्यकारों को जो है बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार दिया जाता था। और उसमें भी कंडीशन क्या था कि 2013 तक की हम बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस जो राष्ट्रकुल के सदस्य देश हैं उनके इंग्लिश के साहित्यकार, जिम्बाब्वे एक और देश हुआ जो दक्षिण अफ्रीका में, और आयरलैंड, यानी कॉमनवेल्थ नेशंस जो है उसके साहित्यकारों, जिम्बाब्वे के साहित्यकार और आयरलैंड के साहित्यकारों को जो इंग्लिश लिटरेचर के थे, जो इंग्लिश साहित्य के साहित्यकार थे उनको दिया जाता था। लेकिन अब इसमें 2014 में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अब कहा गया कि ये जो बाध्यताएं हैं, देशों की बाध्यताएं, कॉमनवेल्थ नेशन, जिम्बाब्वे और आयरलैंड देश के जो इंग्लिश लिटरेचर के साहित्यकार की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। तब पूरी दुनिया के जो इंग्लिश लिटरेचर के साहित्यकार हैं उनको यह मान बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया, यानी इसके डायमेंशंस को बढ़ा दिया गया। लिटरेचर का क्षेत्र क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश लिटरेचर के जो
साहित्यकार हैं उन्हीं को बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन दायरा बढ़ा दिया गया। कॉमनवेल्थ, जिम्बाब्वे और आयरलैंड से बढ़ा करके दायरा पूरी दुनिया के लिए कर दिया गया। वैसी स्थिति में जो है यह 2014 से शुरू किया गया। इस हालात में अब तक 3 भारतीय और 2 भारतीय मूल के लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। अब हम बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं। यह 2005 में शुरू किया गया था और 2015 से जो है इसके भी डायमेंशंस में वृद्धि की गई। पहले क्या था कि यह जो है केवल इंग्लिश भाषा के जो साहित्य थे उसी के लिए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 2015 में क्या हुआ, सभी भाषा के जो साहित्य हैं, सभी भाषा के जो साहित्यकार हैं उनके साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। लेकिन कंडीशन क्या है, भाषा सभी होगी, यानी सभी, हिंदी, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, सभी भाषा के जो लिटरेचर होंगे उसको, और जो उसके लेखक होंगे, जो साहित्यकार होंगे, उनके समग्र साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन यह रखा गया कि उस पर्टिकुलर साहित्य का या उनके जो भी साहित्यकार को दिया जाना उनके पर्टिकुलर साहित्य का इंग्लिश में अनुवाद होना, ट्रांसलेशन होना जरूरी है। पहले 2015 तक यह पुरस्कार हर एक 2 साल पे दिया जाता था, अब यह प्रति वर्ष दिया जाता है। तो अंतर समझ में आया। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया, वह मैरिएट लुकास रीजनेवेल्ट को दिया गया, जो नीदरलैंड की लेखिका हैं और इनके बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका है जिन्हें बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और इसका चूंकि यह डच भाषा में लिखी है, मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई किताब है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई किताब है, इसलिए इसे मिल नहीं सकता था। तो इसका क्या होना जरूरी था, इंग्लिश अनुवाद होना जरूरी था। तो इसका इंग्लिश अनुवाद किया है मिशेल ह्यूचिसन ने, और पुरस्कार की राशि मूल लेखिका मैरिएट लुकास रीजनेवेल्ट और उसकी जो अनुवादक है मिशेल ह्यूचिसन, दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया गया।